everyone, welcome back to the galaxy of electrical engineering. So today is our 7th video regarding power system objective questions by CL Vadva. If you haven't watched my video, so I request you to please have a look once. So चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. So today's our first question is series compensation on extra high voltage lines is resorted to dash. So series compensation के बारे में हमने already प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था, बट स्टिल आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट विथ यू. सो कंपनसेशन दो प्रकार के होते हैं, सीरीज कंपनसेशन और शंट कंपनसेशन. हम सीरीज कंपनसेशन किस चीज के लिए करते हैं? टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी. बट हम शंट कंपनसेशन किस चीज के लिए करते हैं? टू इम्प्रूव द वोल्टेज प्रोफाइल. सो शंट कंपनसेशन में हम क्या करते हैं? शंट कंपनसेशन में हम आइदर इंडक्टर को शंट में प्लेस करते हैं ऑन रिसीविंग साइड, या फिर हम कैपेसिटर को प्लेस करते हैं ऑन रिसीविंग साइड टू इम्प्रूव द वोल्टेज प्रोफाइल. ठीक है. सो हमें सीरीज कंपनसेशन के बारे में पूछा गया था. तो सीरीज कंपनसेशन हम किस चीज के लिए करते हैं? सीरीज कंपनसेशन हम करते हैं टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी. सो 61 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए. सो ऑप्शन नंबर ए इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. Ferranti effect on long overhead line is experienced when it is dash. So जो सबसे फेमस इफेक्ट होता है हमारे पावर सिस्टम में दैट इज फेरेंटी इफेक्ट. सो फेरेंटी इफेक्ट ओवरहेड लाइंस में क्यों होता है? whenever voltage of receiving end is greater than voltage of sending end. So VR का जो वैल्यू होता है वो अगर ग्रेटर हुआ इन कंपैरिजन विथ VS के वैल्यू से, देन फेरेंटी इफेक्ट एक्सपीरियंस हो जाता है. ठीक है. सो इफ रिसीविंग एंड वोल्टेज इज ग्रेटर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज, देन वी कैन सी द इफेक्ट. ठीक है. फेरेंटी इफेक्ट. सो फेरेंटी इफेक्ट ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नहीं होता है, ये मीडियम या फिर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होता है. ठीक है. सो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए फेरेंटी इफेक्ट नहीं होता है, बट मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंटी इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जाता है. बिकॉज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो इफेक्ट होता है कैपेसिटेंस का वो निग्लिजिबल होता है, बट मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस का इफेक्ट होता है. सो कैपेसिटेंस के इफेक्ट के वजह से ही रिसीविंग एंड का वोल्टेज वो ग्रेटर हो जाता है इन कंपैरिजन विथ सेंडिंग एंड वोल्टेज. ठीक है. बट ये कंडीशन हम कब एक्सपीरियंस करते हैं? when there is no load or lightly loaded condition. so अगर रिसीविंग एंड में कुछ भी लोड कनेक्टेड नहीं है या फिर लाइटली लोड कंडीशन होगा, देन ओनली वी कैन बी एबल टू सी फेरेंटी इफेक्ट. ठीक है. सो फेरेंटी इफेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास दिया गया है. सो चलिए हम उसे डिस्कस करते हैं. सो फेरेंटी इफेक्ट लाइट लोड या फिर नो लोड पे ही एक्सपीरियंस किया जाता है. और ये जो फेरेंटी इफेक्ट होता है ये किस चीज की वजह से होता है? ड्यू टू शंट कैपेसिटेंस. ये ऑकर नहीं होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, बिकॉज इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस ये निग्लिजिबल हो जाता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए, बट मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पे फेरेंटी इफेक्ट देखा जाता है. ठीक है. रिसीविंग एंड का वोल्टेज एट नो लोड विल बी ग्रेटर देन सेंडिंग एंड का वोल्टेज ड्यू टू वोल्टेज राइज अलॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन. सो ड्यू टू द वोल्टेज राइज प्रॉब्लम के वजह से क्या होता है? इंसुलेशन डैमेज हो जाते हैं. क्यों इंसुलेशन डैमेज हो जाते हैं? बिकॉज इंसुलेशन डिजाइन किए जाते हैं कुछ स्पेसिफाइड वैल्यूज के लिए. अगर वही स्पेसिफाइड वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज हो जाए बियॉन्ड द स्पेसिफिकेशन, सो फिर इंसुलेशन डैमेज हो ही जाता है. ठीक है. सो सॉल्यूशन क्या है फेरेंटी इफेक्ट के लिए? सो सॉल्यूशन इज नथिंग बट शंट रिएक्टर या फिर शंट इंडक्टर एट रिसीविंग एंड. सो हम शंट इंडक्टर या फिर शंट रिएक्टर को रिसीविंग साइड में यूज करते हैं टू रिड्यूस द फेरेंटी इफेक्ट. ठीक है. सो शंट कंपनसेशन हम किस चीज के लिए करते हैं? टू इम्प्रूव द वोल्टेज प्रोफाइल. सो अगर वोल्टेज ज्यादा है रिसीविंग एंड में तो हमें उसे डिक्रीज करने की जरूरत होती है. सो इन ऑर्डर टू डिक्रीज द रिसीविंग एंड वोल्टेज वी नीड टू यूज शंट रिएक्टर या फिर शंट इंडक्टर. सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. So Ferranti effect on long transmission line is experienced
व्हेन इट इज लाइटली लोडेड, या फिर आप यहाँ लिख सकते हो नो लोड कंडीशन ऑल्सो, नो लोड। ठीक है, सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रिंगिंग चार्ट इज यूजफुल फॉर डैश। सो स्ट्रिंगिंग चार्ट क्या होता है? स्ट्रिंगिंग चार्ट इज नथिंग बट इट इज अ चार्ट of sag versus temperature. So sag versus temperature, इसी चार्ट को हम स्ट्रिंगिंग चार्ट कहते हैं। ठीक है, स्ट्रिंगिंग चार्ट। सो ये कैसा होता है? जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा तो सैग का वैल्यू भी इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, दिस इज सैग। सो अगर टेम्परेचर यह है दैट मीन्स सैग का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर यह है, विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर सैग विल ऑल्सो गेट्स इंक्रीजेस। ठीक है, सो ये कैसा होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ सैग भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, या फिर जैसे सैग इंक्रीज हुआ वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। सो चलिए हम सैग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। सो सैग का जो फॉर्मूला होता है S इज इक्वल्स टू WL²/8T। सो W क्या होता है? W इज नथिंग बट वेट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, L क्या होता है? लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, और T क्या होता है? T इज नथिंग बट टेंशन। ठीक है, सो S इज इक्वल्स टू WL²/8T। सो सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो जैसे कि सैग इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर विल ऑल्सो गेट इंक्रीजेस, बिकॉज सैग का जो रिलेशन है वेट के साथ और लेंथ के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट टेंशन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाएगा देन कंडक्टर लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा, सैग भी इंक्रीज हो जाएगा, बट टेंशन का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। विंटर में क्या होता है? विंटर में जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। ठीक है, टेम्परेचर का वैल्यू लेस होता है। दैट मीन्स अगर टेम्परेचर का वैल्यू लेस होगा देन कंडक्टर का जो लेंथ होता है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर लेंथ डिक्रीज हो जाएगा दैट मीन्स सैग भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर सैग का वैल्यू डिक्रीज हो गया तो टेंशन का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आइस फॉर्मेशन के वजह से क्या होता है? आइस फॉर्मेशन के वजह से इफेक्टिव डायमीटर का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। जो आइस का डिपोजिशन होता है ट्रांसमिशन लाइन पे उसके वजह से वेट इंक्रीज हो जाता है, और अगर वेट इंक्रीज हो गया ट्रांसमिशन लाइन का तो फिर सैग भी इंक्रीज हो ही जाएगा। ठीक है, आइस डिपोजिशन के वजह से और क्या होता है? आइस डिपोजिशन के वजह से गैलोपिंग होता है ड्यू टू हेवी विंड फ्लो। विंड और गैलोपिंग परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री पे। ठीक, और जो टेंशन होता है ये टेंशन मैक्सिमम कहाँ होता है? एट दिस पॉइंट, यू कैन सी एट दिस पॉइंट। जो ऊपर का सेक्शन होता है, ठीक है, जो ऊपर का सेक्शन होता है वही टेंशन ज्यादा होती है, और जो नीचे का सेक्शन होता है जहाँ सैग ज्यादा होती है वहाँ टेंशन कम होता है, यहाँ सैग का वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट एंड दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, और अगर आपने इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट किया तो आपको मैक्सिमम सैग का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम सैग का वैल्यू मिल जाएगा। सो यहाँ एक नोट दिया गया है, सैग डज नॉट डिपेंड्स ऑन हाइट। सैग हाइट पे डिपेंड नहीं करता है। सैग किस चीज पे डिपेंड करता है? सैग डिपेंड करता है वेट पे। ठीक है, सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, लेंथ, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन। ठीक है, ये हाइट पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आप सोच रहे हो कि अगर हाइट ज्यादा करेंगे तो सैग इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। सैग डिपेंड्स ऑन वेट ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ऑल्सो टेंशन। ठीक है, स्ट्रिंगिंग चार्ट इज ड्रॉ बिटवीन सैग एंड टेम्परेचर एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, सो जो स्ट्रिंगिंग चार्ट होता है ये हम ड्रॉ करते हैं बिटवीन सैग एंड टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे सैग का भी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। द कंडक्टर इज सस्पेंडेड बिटवीन टू सपोर्ट्स एट द सेम लेवल, इट टेक्स द शेप ऑफ कैटेनरी।
सैग स्पैन का शेप होता है वो पैराबोला जैसा दिखता है, आप यहाँ देख सकते हैं, सी इट इज लुकिंग लाइक पैराबोला ओनली। ठीक है, सो ये सब इंफॉर्मेशन था रिलेटेड सैग। सो चलिए क्वेश्चन की तरफ। सो स्ट्रिंगिंग चार्ट इज यूजफुल फॉर, किस चीज के लिए यूजफुल होता है स्ट्रिंगिंग चार्ट? सो इट इज यूजफुल फॉर फाइंडिंग द सैग इन द कंडक्टर, finding the sag in the conductor. So moving towards next question, the presence of the earth in case of overhead line is dash. So आपको पता है कि अगर अर्थ का प्रेजेंस रहा ओवरहेड लाइन में तो कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज आवर ओवरहेड लाइन। ठीक है, सो दिस इज आवर ओवरहेड लाइन एंड इफ वी हैव हियर अर्थ, ठीक है, अर्थ और ओवरहेड लाइन के बीच में कैपेसिटेंस का प्रेजेंस हो जाता है। यहाँ हम फिजिकली कैपेसिटेंस को कनेक्ट नहीं करते, यहाँ उसका प्रेजेंस क्रिएट हो जाता है। सो वी कैन से दैट द प्रेजेंस ऑफ अर्थ इन केस ऑफ ओवरहेड लाइन्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन कैपेसिटेंस। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो जैसे अर्थ का प्रेजेंस आ जाएगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस का भी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एन एग्जिस्टिंग AC ट्रांसमिशन लाइन द स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज 80%. नाउ इफ द DC voltage is supplied for the same setup the string efficiency will be dash. सो आप यहाँ देख सकते हो कि AC ट्रांसमिशन लाइन के लिए, AC ट्रांसमिशन लाइन के लिए स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितना दिया गया है? स्ट्रिंग एफिशिएंसी का वैल्यू दिया गया है 80%। ठीक है, बट इन केस ऑफ DC, हमें DC के बारे में पूछा गया है। सो DC के लिए स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितना होने वाला है दैट वी नीड टू फाइंड आउट। सो वी हैव फ्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली। सो चलिए हम इसे डिस्कस करते हैं। सो ये जो आप इंसुलेटर यहाँ देख रहे हो दिस इज सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। ठीक है, सो दिस इज सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर और ये जो इंसुलेटर के ईच डिस्क है इनका एक पर्टिकुलर वोल्टेज होता है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शंट कैपेसिटेंस, शंट कैपेसिटेंस के वजह से क्या होता है, ये जो आइडेंटिकल डिस्क होते हैं इनके अक्रॉस में जो वोल्टेज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज होता है। सो V1 का वैल्यू, V2 का वैल्यू, V3 का वैल्यू डिफरेंट हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ शंट कैपेसिटेंस। सो V2 का वैल्यू क्या दिया गया है? V2 इज इक्वल्स टू V1 इंटू 1 प्लस K, बट वॉट इज K? K इज नथिंग बट शंट कैपेसिटेंस बाय सेल्फ कैपेसिटेंस। सो ये जो शंट कैपेसिटेंस होता है इट इज दिस वन C1। सो शंट K इज इक्वल्स टू C1 बाय सेल्फ कैपेसिटेंस इज नथिंग बट C। ठीक है, सो शंट कैपेसिटेंस बाय सेल्फ कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू K। सो V2 का वैल्यू आप देख सकते हो, सिमिलरली V3 और V4 के भी वैल्यूज यहाँ दिए गए हैं। सो टोटल वोल्टेज, फेज वोल्टेज कितना होने वाला है? सो आपको बस सम करना होगा। सो V1, V2, V3 एंड V4, सो इन सब का टोटल किए तो आपको टोटल फेज वोल्टेज मिल जाएगा। बट स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होता है? स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग। सो ये जो पूरा वोल्टेज होता है स्ट्रिंग के अक्रॉस में, ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय N, N मतलब नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। सो कितने स्ट्रिंग्स है यहाँ? 3 है। सो 3 इंटू वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर। सो दिस इज अवर कंडक्टर और इसके नियरेस्ट में जो वोल्टेज होने वाला है दैट इज V3। ठीक है, so string efficiency is equals to V1 plus V2 plus V3 divided by 3 into V3. So this is going to be the string efficiency for AC system. This is for AC system. Shorter string has high string efficiency. अगर string छोटी रहेगी तो string efficiency ज़्यादा रहेंगी compared to longer string. स्ट्रिंग एफिशिएंसी फॉर DC इज 100%। क्यों 100% होता है? बिकॉज जो इंसुलेटर कैपेसिटेंस होता है उनका इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, DC में कैपेसिटेंस का इफेक्ट नहीं होता है, इनएक्टिव होते हैं इन केस ऑफ DC।
ठीक है। सो यूनिट नियरर टू द कंडक्टर इज अंडर मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस। सो आप यहाँ देख सकते हो दिस वन, दिस यूनिट, दिस इज द लास्ट यूनिट ऑफ स्ट्रिंग। सो ये जो स्ट्रिंग होती है ये अंडर मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस के अंदर होती है। ठीक है। सो सबसे ज्यादा स्ट्रेस इस यूनिट पे होता है बिकॉज ये कंडक्टर के पास में होता है और इसका वोल्टेज भी मैक्सिमम होता है। सो नियरर कंडक्टर में जो स्ट्रिंग होगा उसका वोल्टेज भी मैक्सिमम हो जाएगा और स्ट्रेस भी मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वोल्टेज का, सो करंट भी इक्वल रहेगा और वोल्टेज का भी वैल्यू इक्वल हो जाएगा। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा देन करंट का भी वैल्यूज डिफरेंट रहेगा, सिमिलरली वोल्टेजेस के भी वैल्यूज डिफरेंट हो जाएंगे और जो कंडक्टर के नियरर होगा उसका सबसे ज्यादा वोल्टेज का वैल्यू रहेगा और जो टावर के पास में रहेगा उसका वोल्टेज का वैल्यू सबसे कम रहेगा। ठीक है। एंड हियर वी हैव टू इम्पोर्टेंट नोट। सो मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क एट बॉटम मोस्ट कंडक्टर। ठीक है। सो जो बॉटम मोस्ट कंडक्टर के पास में इंसुलेटर वाला जो डिस्क रहेगा उसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम वोल्टेज रहेगा। ठीक है। सिमिलरली मिनिमम वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क एट द टॉप मोस्ट। सो जो टॉप पे रहेगा उसका सबसे कम वोल्टेज रहेगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो भी हमने स्ट्रिंग एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस किया। सो चलिए बैक टू क्वेश्चन। हमें डीसी के बारे में पूछा गया था। सो डीसी के लिए जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी होती है वो 100% होती है बिकॉज शंट कैपेसिटेंस इनइफेक्टिव होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस ओनली जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी होती है वो 100% होती है। बट आपको पता है ना स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होता है? स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस टोटल डिस्क डिवाइडेड बाय n इंटू वोल्टेज अक्रॉस द बॉटम मोस्ट डिस्क। ठीक है। सो जो बॉटम में रहेगा कंडक्टर के पास दैट मीन्स V3 में लिख लेती। बट इन केस ऑफ डीसी में क्या रहेगा? अगर वोल्टेज 3 डिस्क है हमारे पास V1 प्लस V2 प्लस V3 और तीनों के भी वोल्टेज कैसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से तीनों के भी वोल्टेज सेम हो जाएंगे दैट मीन्स 3V डिवाइडेड बाय n। कितने डिस्क है? सो 3 डिस्क है और नीचे वाला जो डिस्क का वोल्टेज होगा वो भी V हो जाएगा। ठीक है। सो दैट मीन्स दिस वन एंड वी आर गोइंग टू गेट 100% एफिशिएंसी। ठीक है। सो स्ट्रिंग एफिशिएंसी फॉर डीसी transmission is 100%. So option number D is only correct answer for this. So moving towards next question. Effect of increase in temperature in overhead transmission line is to dash. So यहाँ क्या दिया गया है हमारे पास? यहाँ हमें पूछा गया है टेम्परेचर और स्ट्रेस और लेंथ के बारे में। ठीक है। अगर टेम्परेचर का इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में, सो स्ट्रेस और लेंथ क्या होने वाला है? हमने अभी देखा था सैग और टेम्परेचर के बारे में। सिमिलरली आई कैन बी एबल टू टेल अबाउट टेंशन। ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन टेंशन एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा टेंशन का वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा। दिस इज टेंशन। ठीक है। स्ट्रेस का ही एक टाइप होता है टेंशन। सो यू कैन कंसिडर स्ट्रेस एंड टेंशन सिमिलर ओनली। ठीक है। सो जैसे जैसे टेंशन का वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा। सो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। सो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो टेंशन क्या हो जाएगा? टेंशन डिक्रीज होते जाएगा। सिमिलरली यू नो कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा दैट मीन्स लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा। हमने अभी सैग में देखा था। ठीक है। सैग में हमने डिस्कस किया था कि सैग इंक्रीज होता है, टेंशन डिक्रीज होता है और टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सिमिलरली लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है। सो ये सब चीजें होती हैं। एज यू कैन सी हियर, यहाँ हमारे पास एक ग्राफ है
यहाँ टेंशन दिया गया है, दिस वन इज फॉर टेंशन एंड दिस वन इज फॉर सैग। ठीक है, सो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा टेंशन डिक्रीज होगा और सैग इंक्रीज हो जाएगा। सो स्ट्रेस इज डायरेक्टली proportional to 1 by temperature. That means stress in inversely proportional to temperature. As temperature increases, conductor length increases, sag increases, but stress decreases. So जो correct answer है for this question is C. The effect of increasing temperature in overhead transmission line is to decrease the stress but increase the length. So option number C is only correct answer for this. So moving towards next question. The Buchholz relay protects a transformer from dash. So आपको पता है बुकॉल्स रिले हम ये कहाँ यूज करते हैं, हम ट्रांसफॉर्मर के प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, बट इसका प्लेसमेंट कहाँ होता है? बुकॉल्स रिले को हम प्लेस करते हैं कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में। ठीक है, बुकॉल्स रिले का काम क्या होता है? जितने भी इंटरनल फॉल्ट्स ऑकर होते हैं ट्रांसफॉर्मर में उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है बुकॉल्स रिले। सो चलिए हम कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं बुकॉल्स रिले के बारे में। So here you can see that it is placed between conservator and transformer main tank. ये कंजर्वेटर का टैंक होता है और ये ट्रांसफॉर्मर का मेन टैंक होता है, इसके बीच में हम बुकॉल्स रिले को प्लेस करते हैं। ठीक है, so Buchholz relay is a gas actuated relay and it is used to protect the transformer against all internal faults. So जितने भी इंटरनल फॉल्ट्स ऑकर होते हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर उसे प्रोटेक्ट करने का काम बुकॉल्स रिले करता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये गैस एक्चुएटेड डिवाइस होता है, ये प्लेस किया जाता है मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में, और अगर ट्रांसफॉर्मर का रेटिंग 500 kVA से ज्यादा होगा तभी हम बुकॉल्स रिले को यूज करते हैं। ठीक है, अगर ट्रांसफॉर्मर में कोई भी फॉल्ट ऑकर हो जाता है एंड इफ दैट फॉल्ट इज माइनर फॉल्ट तो अलार्म बजता है। ठीक है, माइनर फॉल्ट के लिए अलार्म बजता है, बट अगर मेजर फॉल्ट होगा देन ट्रिप कर देता है। ठीक है, रिले क्या करेगा? रिले ट्रिप कर देगा सर्किट को। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बुकॉल्स रिले। सो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि बुकॉल्स रिले ये प्रोटेक्ट करता है ट्रांसफॉर्मर को फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ इंटरनल फॉल्ट। सो ऑप्शन नंबर ए इज ओनली correct answer for this. So moving towards next question. The self GMD method is used to evaluate dash. So options are inductance, capacitance, both inductance and capacitance. ठीक है, so self GMD method ये हम self GMD method हम इसे यूज करते हैं फॉर द इवेल्युएशन ऑफ इंडक्टेंस ओनली। इंडक्टेंस के इवेल्युएशन के लिए ही हम सेल्फ जीएमडी यूज करते हैं, और म्यूचुअल जीएमडी हम कब यूज करते हैं? व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस एज वेल एज इंडक्टेंस। सो यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन है, सी जीएमआर या फिर सेल्फ जीएमडी। सो सेल्फ जीएमडी मेथड हम यूज करते हैं इंडक्टेंस के कैलकुलेशन के लिए, बट अगर कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन करना हो तो हम सेल्फ जीएमडी यूज नहीं करते। सिमिलरली फॉर जीएमडी या फिर म्यूचुअल जीएमडी भी इसे कह सकते हैं, हम ये जो मेथड है म्यूचुअल जीएमडी का, इससे हम इंडक्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सिमिलरली हम कैपेसिटेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि सेल्फ जीएमडी जो मेथड होती है हम उसे यूज करते हैं टू इवैल्यूएट इंडक्टेंस ओनली। So option number A is only correct answer for this. So moving towards next question. A voltage controlled bus is treated as a load bus in subsequent iteration when it's dash. So options are voltage limit is violated, active power limit is violated, reactive power limit is violated, similarly phase angle limit is violated. ठीक है, आपको पता है कि जो वोल्टेज कंट्रोल बस होता है उसमें जो स्पेसिफाइड वैल्यूज होती है वो कौन कौन से वैल्यूज होती है? स्पेसिफाइड वैल्यूज। सो स्पेसिफाइड वैल्यूज फॉर वोल्टेज कंट्रोल बस इज P एंड V.
सिमिलरली जो अननोन वैल्यूज होती है, अनस्पेसिफाइड वैल्यूज होती है, वो कौन सी होती है, डेल। और Q का वैल्यू 0 होता है, Q का वैल्यू 0 होता है इन केस ऑफ वोल्टेज कंट्रोल बस। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है रिलेटेड वोल्टेज कंट्रोल बस। तो चलिए हम उसे सबसे पहले देख लेते हैं। सो आप यहाँ देख सकते हो कि जो स्पेसिफाइड वैल्यूज होती है, नोन वैल्यूज होती है, दैट इज P एंड V। जो अननोन वैल्यूज होती है दैट इज डेल। ठीक है, लोड एंगल अननोन होता है एंड Q का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, इसे हम रिएक्टिव पावर सपोर्ट बस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम कौन सा है, रिएक्टिव पावर सपोर्ट बस। सो क्या होता है, जो वोल्टेज दिया जाता है ना, वोल्टेज ये रेटेड वोल्टेज होता है। सो वोल्टेज के वैल्यू को मेंटेन करने के लिए रिएक्टिव पावर को भी कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, इफ आई हैव टू राइट वन इक्वेशन एट लोड बस। ठीक है, सो ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, ये बस है, इट इज बस P। ठीक है, और ये बस के साइड में इट इज लोड एंड दिस इज अवर जनरेटर साइड। तो आपको पता है कि Q P G माइनस Q P D is equals to Q net, that means QP. So QP is equals to QPG minus QPD. This is generator side reactive power and this is demand side reactive power. So ये वैल्यू हमेशा 0 होना चाहिए। बट आपको पता है कि जो लोड साइड है, लोड साइड में रिएक्टिव पावर का वेरिएशंस होता है। ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, उसमें वेरिएशन होते हैं बिकॉज लोड के वैल्यूज चेंज होते रहते हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू मेक QP इज इक्वल्स टू 0। सो आप कैसे QP को 0 कर सकते हो, बाय चेंजिंग QPG। आपको इसे भी वेरी करना होगा ना, जब ये चीज वेरी हो रही है तो आपको इसे भी वेरी करने की जरूरत होती है। सो आप जनरेटर साइड के रिएक्टिव पावर को कैसे वेरी करेंगे, बाय वेरिएशन ऑफ एक्साइटेशन। हम एक्साइटेशन को चेंज करेंगे, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हम बार बार एक्साइटेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं ना, इट इज इम्प्रैक्टिकल। सो हमें क्या करना होगा, कुछ दूसरा मेथड अप्लाई करना होगा इन ऑर्डर टू मेक QP इज इक्वल्स टू 0। सो हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू कंट्रोल रिएक्टिव पावर एट लोड साइड, रिएक्टिव पावर डिवाइसेस को यूज करेंगे। सो रिएक्टिव पावर के डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, इट इज नथिंग बट शंट कैपेसिटर एंड शंट इंडक्टर। ठीक है, सो ये रिएक्टिव पावर डिवाइसेस होती है, इसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं लोड साइड में। सो जैसे आपने इसे इंस्टॉल कर दिया, सो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा, रिएक्टिव पावर का इक्वेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल लोड बस है। बट अगर आपने शंट कैपेसिटर या फिर शंट इंडक्टर को यहाँ इंस्टॉल कर लिया तो हमारा डायग्राम भी चेंज हो जाएगा और इक्वेशन का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। सो डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम इज गोइंग टू बी लाइक दिस। हम कैपेसिटर को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, दिस इज बस। सो कैपेसिटर क्या करेगा, रिएक्टिव पावर देगा। फ्रॉम हियर ऑल्सो रिएक्टिव पावर QPG, दिस इज Q शंट and this is going to be QPD. So इस बस पे हमें इक्वेशन लिखना होगा। सो QPG प्लस QSH माइनस QPD इज इक्वल्स टू 0। बट क्या ये 0 होता है, नो, इट इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों 0 नहीं होता है, बिकॉज QSH तो फिक्स्ड है। ठीक है, दिस इज फिक्स्ड वैल्यू, दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड वैल्यू एंड दिस इज वेरिएबल वैल्यू। सो इस वेरिएशन के वजह से क्या होता है, ये जो 0 होता है ये 0, ठीक है, ये 0 वैल्यू नहीं होता है। सो हम इसे 0 कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग स्टैटिक वार कंपनसेशन। सो स्टैटिक वार कंपनसेशन में क्या होता है, स्टैटिक वार कंपनसेशन में जो शंट कैपेसिटर हम यूज करेंगे उसे हम वेरी कर सकते हैं। यहाँ जो फिक्स दिया गया है
इसे हम वेरी कर सकते हैं बाय यूजिंग एसवीसी स्टैटिक वार कंपनसेशन। ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकेंड मेथड है। जब आप फर्स्ट मेथड को यूज करेंगे तो जो बस रहेगा हमारा वोल्टेज कंट्रोल बस, ये लोड बस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपने स्टैटिक वार कंपनसेशन को यूज किया सो जो हमारा लोड बस था वो वोल्टेज कंट्रोल बस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज जो हमारा इक्वेशन रहेगा, फ्रॉम दैट इक्वेशन वी कैन बी एबल टू कंट्रोल क्यू वैल्यू, सो क्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा। सो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अ वोल्टेज कंट्रोल बस इज ट्रीटेड एज अ लोड बस इन सब्सिक्वेंट इटरेशन व्हेन इट इज रिएक्टिव पावर लिमिट इज वायलेटेड। सो रिएक्टिव पावर का जो लिमिट होता है Q इज इक्वल्स टू 0, ये Q इज इक्वल्स टू 0 ही होना चाहिए इन केस ऑफ वोल्टेज कंट्रोल बस। अगर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा देन जो वोल्टेज कंट्रोल बस हो जाएगा ये लोड बस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वोल्टेज ऑफ अ पर्टिकुलर बस कैन बी कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग डैश। सो हमने अभी डिस्कस किया था कि आप वोल्टेज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कैसे कर सकते हो, बाय कंट्रोलिंग रिएक्टिव पावर। सो रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करके आप वोल्टेज को भी कंट्रोल कर सकते हो। सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो आई होप आपको आज के जितने भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए वो आपको समझ में आए होंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी मेरे वीडियोस को पहुंचाइए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।